तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। और आज का सेशन और भी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा और अमेजिंग होने वाला है। हम बात कर रहे थे मैटर के बारे में कि मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है और उन टाइनी पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होती है, उन टाइनी पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और हमने आपको लास्ट टाइम बताया कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी मैंने बताई स्टूडेंट? सॉलिड बताया, लिक्विड बताया, गैस बताया। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हमने आपको डिस्कशन में बताया। और आपको ये पता लगा कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो टाइनी पार्टिकल्स हमारे हैं, वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो सॉलिड स्टेट के अंदर स्टूडेंट्स हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं और उनके अंदर डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है और वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, कोई बहुत तेजी से नहीं घूम रहे। और जब सॉलिड से लिक्विड में हमने बताया पार्टिकल जाते हैं तो उनका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है स्टूडेंट्स। उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होती है और वो पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, हमने आपको बताया था। लेकिन अभी भी वो आपस में बंधे हुए हैं, बिल्कुल टूटे नहीं। अभी भी कोई अट्रैक्टिव फोर्स उन्हें होल्ड कर रही है लिक्विड में भी। और उसके बाद हमने गैस स्टेट के अंदर बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, गैस स्टेट में क्या हुआ था कि ये पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही कम हो गई थी और वो दूर दूर चले गए थे। तो हमने आपको स्टूडेंट्स 3 स्टेट्स मैटर की बताई। कितनी स्टेट बताई स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताई 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने लास्ट टाइम आपको बताया था स्टूडेंट्स। तो ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है उसमें हमने सॉलिड बताए, आपको लिक्विड्स बताए और गैस बताई। तो 3 स्टेट में हमने कहा कि हमारा जो मैटर है हम अपने अराउंड एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत क्लोजली पैक्ड है, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स जो है बहुत कम है स्टूडेंट्स। और जरा सा लिक्विड में आया तो वो डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स में लिक्विड में सॉलिड से कम हो गई और गैस में पार्टिकल दूर दूर चले गए। तो आपने कहा था ये बड़ी क्लोज पैकिंग हो रही है सर सॉलिड में। जो पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल्स मैं दिखा रहा हूँ, ये काफी नजदीक नजदीक हैं, आप देख रहे हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है और ये पार्टिकल्स जो हैं बहुत क्लोजली पैक्ड हैं और लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर दिख रहे हैं मुझे ये पार्टिकल्स। अभी भी उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड में स्टूडेंट्स, ये घूम सकते हैं, ये चल सकते हैं, लेकिन ये पार्टिकल यहाँ का यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन लिक्विड में ये देख रहे हो कि ये पार्टिकल्स घूम जाते हैं, चल सकते हैं, मूव कर जाते हैं। लेकिन गैस के पार्टिकल जब हमने दिखाए तो हमने कहा ये बहुत दूर हैं और ये रैंडम मोशन होती है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ये दूर दूर भाग रहे हैं। तो ये गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने कहा निग्लिजिबल है। फिर हमने कहा इनका सेपरेशन डिस्टेंस बहुत ज्यादा स्पेस है और ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है निग्लिजिबल है, तो ये दूर दूर चले जाते हैं गैस के पार्टिकल्स। इसीलिए ही गैसेस जो होती हैं हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। गैसेस क्या होती हैं? हाईली कंप्रेसिबल होती हैं स्टूडेंट। ये सारी बातें हमने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट, इट वाज अ रिकैप। ये थोड़ा सा रिवीजन हमने बताया और अब आपको समझ में आ गई कि 3 स्टेट के बारे में मैंने बताया आपको, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। हम ये कह रहे हैं क्या मैटर अपनी स्टेट को बदल सकता है? क्या सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है स्टूडेंट्स? या सॉलिड लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या गैस को फिर हम लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड को सॉलिड बना सकते हैं? तो आपका क्या आंसर है? क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? यस और नो बताइए। यस। तो वेरी गुड आंसर कि मैटर जो होता है स्टूडेंट्स ये अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे कि मैंने यहां लिखा कि सॉलिड है मेरी, जैसे वाटर है, वाटर देखो, वाटर में आपने कहा आइस, आपने देखी आइस होती है आपके रेफ्रिजरेटर में, बर्फ जमी हुई है स्टूडेंट्स। तो ये आइस है, इसे मैंने लिखा सॉलिड है। ये वाटर का ही एक फॉर्म है स्टूडेंट, वाटर की ही एक फिजिकल स्टेट है। तो आइस में भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स। और फिर आपने देखा कि जो पानी आप पीते हो, पानी पीते हो, वाटर लिक्विड, आप इसको जानते ही हो, लिक्विड वाटर को आप पीते हो स्टूडेंट्स डेली। और इसके बाद में जब आप इसको देखते हो कि स्टीम, आपको पता है वाटर वेपर भी प्रेजेंट है हवा में, तो गैस की फॉर्म में भी है वाटर, वाटर गैस की फॉर्म में भी है,
जैसे मैं वाटर वेपर कह रहा हूँ, वाटर वेपर भी है स्टूडेंट्स। हवा में पानी होता है या नहीं होता? बताओ, हवा में पानी है? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। उसे क्या बोलते हैं जो पानी होता है हवा में? ह्यूमिडिटी। यस। तो बारिश में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है या कम होती है? ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। तो पानी तो हवा में है गैस की फॉर्म में, और अब जब पानी को आप देखते हैं कि अब ये हम कह रहे हैं कि मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, और मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स हमने देखी कि इसका मतलब कि सॉलिड से लिक्विड में हम जाना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं, और लिक्विड से गैस में स्टूडेंट जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और गैस से लिक्विड बना सकते हैं, और लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं। यही हम कह रहे हैं कि ये 3 स्टेट्स हैं, तो इनको मैटर की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन आ गया, फिर आप कैसे स्टेट को चेंज करोगे? अब बताओ कि कैसे स्टेट को मैं चेंज कर सकता हूं। कैसे तुम सॉलिड को लिक्विड बना सकते हो या लिक्विड को गैस कैसे बना सकते हो? तो क्या करोगे? टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, गुड आंसर। क्या नाम था तुम्हारा? प्रशांत। प्रशांत, तुमने बहुत इंटेलिजेंट आंसर दिया। देखो कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैंने यहां लिखा। टेम्परेचर एक ऐसी चीज है कि जब आप किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा देते हो स्टूडेंट्स, तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तुमने कहा कि पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, बोलो होती है या नहीं होती? क्या काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स में, मैटर के? बोलो यस और नो। यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी तुमने देखा था, हाफ mv स्क्वायर होता है स्टूडेंट। तो वेलोसिटी होती है, पार्टिकल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो उनके पास एक वेलोसिटी से वो मूव करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है या कम होती है स्टूडेंट्स? बढ़ती है। वेरी गुड आंसर। क्या नाम है? प्रशांत। प्रशांत, अच्छा आंसर दिया तुमने, बिल्कुल सही था। तो टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और तुम्हें यहाँ पे हमने बताया कि सॉलिड में तो ये बहुत क्लोजली पैक्ड है, ये तो बिल्कुल ऐसे फिक्स्ड हो रहे हैं ऑलमोस्ट, थोड़े थोड़े वाइब्रेट करते हैं बस, ज्यादा कुछ नहीं। इसमें थोड़े से मूव करते हैं, ये मूव करते हैं। और गैस में तो ये बहुत दूर है, इनकी तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये धुआं निकलता है तो सारे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ है पार्टिकल्स की? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? बोलो। गैस में। करेक्ट आंसर गिवन बाई, नाम बताओ। कृतिका। प्रीतिका, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रही है तुम्हारी मेरी, तो फिर ये सब यूट्यूब में आएगा तो तुम सब लोग, तुम्हारे आंसर जो है सही है वो पता लग जाएगा। आप देखो यहाँ पर हमने लिखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, इसे एक्टिविटी बोलते हैं। देखो आपके एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी वो करवाता है। एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर मैंने आइस ली है, कितनी? 150 ग्राम। देखो 150 ग्राम आइस इस बीकर में डाली गई, और फिर एक थर्मामीटर लगा दिया जो आइस को टच करता है। इसका बल्ब जो होता है ना थर्मामीटर को आइस के साथ लगा हुआ है, और ये एक ग्लास स्टीरर होता है स्टूडेंट, स्टीर करने के लिए। तो धीरे धीरे मैं इसको हीट करना शुरू कर रहा हूं। किसको? आइस को। तो जब मैं हीट करूंगा स्टूडेंट तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, तो थर्मामीटर मुझे दिखाएगा रीडिंग। क्या दिखाएगा? अपनी टेम्परेचर की रीडिंग दिखाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा स्टूडेंट जब आइस मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। क्या होगी? आइस मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो बताओ कि जब आइस मेल्ट हो जाएगी तो वहां पे मैं रिकॉर्ड करूंगा टेम्परेचर, एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो मैं टेम्परेचर नोट करूंगा। तो आप बताओ कि जब आइस मेल्ट होनी शुरू हो गई तो टेम्परेचर बढ़ेगा या सेम रहेगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक्टिविटी मैं कर रहा हूं। सेम। है क्या होगा? सेम। सेम रहेगा। किसने बोला ये जवाब? कृतिका। प्रीतिका, सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम, ये तुम्हें पता है? इसका क्या सीक्रेट है, क्यों सेम रहता है? कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब बर्फ मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, वाटर बनना शुरू हो गया, लेकिन उस समय तक टेम्परेचर रुक गया मेरा थर्मोमीटर में। अब ये टेम्परेचर रुक गया। कब तक रुका रहा? जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं हो गई। जब सारी आइस मेल्ट हो गई, पानी बन गया, उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं टेम्परेचर। हमने क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? टेम्परेचर।
ठीक है, यहाँ पर कोई डिफिकल्टी हमें सबको समझ में आया कि आइस का मेल्ट होगा, और जब आइस मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी स्टूडेंट, स्टार्ट हो जाएगी, उस समय जो इसका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो गया स्टूडेंट, बदला नहीं। टेम्परेचर जो थर्मामीटर दिखा रहा था वो कांस्टेंट हो गया जब आइस मेल्ट होनी शुरू हो गई। अब देखते हैं इसका मतलब क्या था स्टूडेंट। अब देखो मैं आ गया, मैं आ गया, इसे बोल एक चीज पर आ गया जिसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स। अरे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बताओ। कि एक सॉलिड है मेरे पास, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, मिनिमम टेम्परेचर जिस पे ये मेल्ट करना शुरू हो जाएगा एट दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब वो सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हमने बताया कि मेल्टिंग हुई थी, आपकी आइस की मेल्टिंग हुई थी स्टूडेंट, तो एक मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। बताओ कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, बताओ कितने कितने पे आइस मेल्ट होती है, कौन बताएगा। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है स्टूडेंट्स। 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री। जी, अरे 0 डिग्री सेल्सियस कहते हो ना, और उसको ये भी कहते हो 273.16 केल्विन। ठीक है, केल्विन और सेल्सियस स्केल के बारे में पता है तुम्हें, वो बता दूंगा मैं। तो यहां पर 0 डिग्री पर आइस जो होती है वो पानी बनना शुरू हो जाता है स्टूडेंट। कैसे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। इस समय जहां पर आप बैठे हो एयर का प्रेशर है, कोई है या नहीं है, बताओ। क्या एयर का प्रेशर होता है या नहीं होता, होता है उसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेयर। प्रेशर। बताओ कितना हम मानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस समय, 180 एम, जैसे सी लेवल पे कहा जाता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है जी, 1 एटमॉस्फेयर। 760 मिलीमीटर मरकरी भी कहते हैं उसको, 76 सेंटीमीटर मरकरी भी कहते हैं। तो वो प्रेशर है। इस प्रेशर पर जब वो मेल्ट हुई है आइस, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना तुमने लिखा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब आइस थी तुम्हारी स्टूडेंट्स, ये सॉलिड थी, बोलो, और ये तुम कह रहे हो सर ये मेल्ट हो रही है किसमें, लिक्विड बना रही है वाटर। वाटर का क्या बन रहा है, लिक्विड। तो वाटर का लिक्विड बना है कितने टेम्परेचर पर, ये हुआ है 273.16। तो मेल्टिंग ऑफ आइस जब हुई है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। तो फ्यूजन इज द प्रोसेस स्टूडेंट्स, melting of solid into liquid. It is a process of melting of solid student into liquid. बोलो मैंने ठीक लिखा, गलत लिखा, सही है क्या, समझ आया। तो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया था, टेम्परेचर से हीट कर रहा था तुम्हें, तुम्हारे बीकर में मैंने आइस का टेम्परेचर बढ़ाया, और एक टेम्परेचर आया, इस टेम्परेचर पर जब मेरे थर्मामीटर की रीडिंग ये आई 0 डिग्री, तो आइस का पानी बनना शुरू हो गया। तो अब जब पानी बनना शुरू हो गया था स्टूडेंट, तो टेम्परेचर क्या हो गया था, कांस्टेंट हो गया था, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया था। तो अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि ये हीट जो फिर मैं दे रहा था, वो हीट कहाँ गई स्टूडेंट्स, जो हीट उसको मैं दे रहा था, हीट जब मैं कर रहा था, वो हीट कहां पर गई है स्टूडेंट, फिर टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं। काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ, सोचो सोचो, जल्दी मत करना। हम ये कह रहे हैं कि आइस को तुमने, आइस के अंदर क्या थे, वाटर के मॉलिक्यूल्स थे जो जुड़े हुए थे आइस के अंदर एक सॉलिड की फॉर्म में। अब ये सॉलिड टूट रहा है, लिक्विड से लिक्विड बन रहा है, तो वो हीट कहां जा रही है स्टूडेंट, जो जिससे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा अब, तो वो हीट कहां जा रही है कि टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया है। तो टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग टिल ऑल द आइस मेल्ट, टिल ऑल आइस मेल्ट्स। कोई बता सकता है स्टूडेंट्स कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। सर क्योंकि आइस को एक टेम्परेचर अचीव हो गया था जिससे वो मेल्ट करना शुरू हुई थी। हाँ तो सिर्फ हाँ, आगे क्या कहना चाहते हो, बोलो।
फिर उसी टेम्परेचर पे वो पूरी आइस मेल्ट हो गई सर। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो आइस के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स थे स्टूडेंट, ये कह रहे हो H2O थे ना, H2O के मॉलिक्यूल्स थे ना पानी के अंदर, आइस के अंदर, इनके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं आपस में। तो उसको तोड़ने के लिए, इस फोर्स को तोड़ने के लिए स्टूडेंट्स, इस फोर्स को तोड़ने के लिए वो एनर्जी यूज होती है। किसके लिए यूज होती है? ये जो फोर्स होती है ना अट्रैक्शन पार्टिकल्स के अंदर, कैसी फोर्स होती है? देखो ऐसा होता है वाटर, जैसे ये वाटर होता है ना, इसमें एक नेगेटिव पार्ट होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है स्टूडेंट्स। अब दूसरा H है, OH है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर में, कितने, बहुत सारे। अब ये आपस में देख रहे हो माइनस और प्लस, इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है स्टूडेंट, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर जब ये सॉलिड बना देते हैं। इसको तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी, वही एनर्जी जो होती है, वो जो हीट मैं दे रहा हूं, वो इसको तोड़ने के लिए यूज हो जाती है। इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ता, टेम्परेचर नहीं बढ़ता। समझ गए कि यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थी ना इनके अंदर, पार्टिकल्स के अंदर, उसके लिए यूज हो गई, उसे तोड़ने के लिए यूज हो गई। समझ आई? We continue to supply heat. The heat gets used up, student, in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. बात समझ में आई? किसी को डाउट? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के अंदर स्टूडेंट, मैंने लाल पेन से मार्क किया तुम्हारे लिए, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि वो हीट कहाँ जा रही है? टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं, क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको तोड़ने के लिए वो यूज हो जाती है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब तक कि सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। ये देख रहे हो पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स है स्टूडेंट, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स वाटर के मॉलिक्यूल्स। इनको तोड़ना पड़ेगा, हमें तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए स्टूडेंट, एनर्जी चाहिए। वो कहां से आ रही है? हीट जो मैं दे रहा हूं, तो इसलिए उसका टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट। स्टूडेंट बोलो, समझ आई बात? किसी को डाउट? बोलो, डाउट है किसी को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आने वाला है, इसको नोट कर लिया। अब जिसकी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी स्टूडेंट्स, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा? बताओ। हाई। हाई होगा। किसने जवाब दिया? ये रितिका। हाँ, रितिका बिल्कुल सही आंसर था। देखो हमारे जो भी लेक्चर्स होते हैं, सेशंस होते हैं, उसको हमें साइंस को सोच के समझना है, रट्टेबाजी नहीं, रट्टा नहीं लगाना, समझना है साइंस को स्टूडेंट्स। हमें हर चीज को समझना है। मैं क्या करूंगा कि एनसीईआरटी की सारी किताबों को डिकोड कर दूंगा आपके लिए, उसमें एक एक वर्ड जो लिखा है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कैसे हो रहा है, और उसके बाद आप सारे ही क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से कर पाओगे। अब मैंने देखो कि ये मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, ये जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा स्टूडेंट्स, उसकी स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स भी ज्यादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है स्टूडेंट, स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है स्टूडेंट्स, वो मोर है अगर मेल्टिंग पॉइंट मोर है। बोलो सही लिखा मैंने, गलत लिखा? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स भी ज्यादा होगी, तो उसको मेल्ट करना ज्यादा मुश्किल होगा, उसे ज्यादा हीट चाहिए मेल्ट करने के लिए। तो यहां पर देखो हमने बताया, ये ऊपर लिखा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ये कह रहे हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है स्टूडेंट, वो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मैं ये कह रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के अंदर स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, समझ में आ गया? मेल्टिंग पॉइंट का पता लग गया? क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। और जब सॉलिड मेल्ट होता है तो लोएस्ट टेम्परेचर। हाँ लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है। तो लोएस्ट टेम्परेचर, तो जहाँ पे वो लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा हमें दिख जाएगा। तो जब हम किसी चीज को मेल्ट करेंगे तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट से हम देख सकते हैं आइस मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, जैसे हमने तैयारी की थी पिछले एक्टिविटी में, बीकर में आइस ली थी। अब यहाँ तक हमें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब आ गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाला है पेपर में। तो वो जो हीट स्टूडेंट सप्लाई कर रहा था मैं, जिसके कारण अट्रैक्टिव फोर्स से पार्टिकल जुड़े हुए थे वो टूटने शुरू हो गए, मेल्ट होने शुरू हो गए। अब टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा, तो वो हीट कहां गई? और उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये जो लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन। कहां गई सारी हीट जब मैं हीट कर रहा था स्टूडेंट्स? इसे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन स्टूडेंट्स। ठीक है, जो हीट में कर रहा था आइस को मेल्ट करने के लिए स्टूडेंट्स, जब वो मेल्ट होनी शुरू हो गई तो आइस के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स थी उसको तोड़ने के लिए वो यूज हो रही थी, और उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया था। और इस हीट को हम क्या नाम देते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हीट एनर्जी जो हमने सप्लाई की थी विदाउट राइजिंग टेम्परेचर, इसे हम कहते हैं एक तरीके की हिडन हीट है इन द कंटेंट्स ऑफ द कंटेनर, और उसी को हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नाम दे दिया स्टूडेंट। तो लेटेंट हीट की डेफिनेशन हमने यहाँ फिर दी। क्या बोलेगा? व्हाट इज द, अब आपको क्वेश्चन आ गया व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आंसर क्या हुआ हमारा स्टूडेंट्स? बताओ, कोई बताएगा व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? कौन बताएगा? रितिका तू बता दे, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? मतलब वो एनर्जी जो आइस को मेल्ट करने कर रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसी को क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। लेकिन हमने कह दिया 1 किलोग्राम आइस को मेल्ट करने में, 1 किलोग्राम अगर मैंने सॉलिड ले लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेल्टिंग पॉइंट पर, उसको मेल्ट करने के लिए जो हीट यूज होती है उसे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहां पर हमने डेफिनेशन दे दी। मैंने क्या लिखा? अमाउंट ऑफ एनर्जी needed for the conversion of 1 kg of solid to liquid at the atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusion. आपने नोट कर लिया स्टूडेंट्स? हो गया? तो हम ये कह रहे हैं कि एनर्जी जो नीड पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है 1 किलोग्राम सॉलिड को जब मैं लिक्विड में कन्वर्ट करूंगा, 1 किलोग्राम सॉलिड को जब मैं लिक्विड में कन्वर्ट करूंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और मेल्टिंग पॉइंट को, जो हीट की जरूरत पड़ेगी उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब ये यहाँ पर मेल्टिंग शुरू हुई थी तो टेम्परेचर फिर चेंज नहीं हुआ था, क्योंकि वो हीट जो थी वो चले गई थी उसको मेल्ट करने के लिए, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स में थी उसको तोड़ने के लिए, इसलिए उसका नाम दिया गया लेटेंट हीट। लेटेंट हीट डज नॉट रेज द टेम्परेचर। समझ में आ गई? टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ऑलवेज सप्लाई टू चेंज द स्टेट। ये सॉलिड से लिक्विड में बनने के लिए जो एनर्जी लगी उसी को ही लेटेंट हीट कहते हैं। तो ये इट इज यूज्ड इन ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये कहाँ गई? पार्टिकल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी स्टूडेंट उसको ओवरकम कर रही है। तो लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। देखो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो नहीं इंक्रीज करती लेटेंट हीट, इसीलिए ही उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता। टेम्परेचर डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स पर स्टूडेंट। अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। यहां पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी, लेकिन पार्टिकल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए वो एनर्जी यूज हो गई। उसी को मैंने बोला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट। देखो अब ये मैंने बताया, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स required to convert 1 kilogram of solid at its melting point to liquid without change in temperature। और आइस के लिए मैंने वैल्यू बताई है, देखो यहां पर कितनी वैल्यू है। अगर 1 किलोग्राम आइस में लूंगा स्टूडेंट्स, तो इसको मेल्ट करने के लिए
कितनी चल रही है हीट चाहिए मुझे, एनर्जी चाहिए 3.34 10 की पावर 5 जूल्स पर केजी पर के। तो इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ जाएगी। आइस 1 किलोग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी चाहिए तुम्हें लेटेंट हीट? ये क्या हो गई? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी है स्टूडेंट्स? 3.35 10 पावर 5 जूल्स पर केजी। तो ये मैंने वैल्यू बता दी तुम्हें। किसकी वैल्यू बताई है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसकी बताई है मैंने स्टूडेंट? आइस की। अलग अलग सॉलिड्स की अलग अलग वैल्यूज आएंगी क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिफरेंट होती है। यस और नो? बोलो सही बताया मैंने गलत? तो आइस की कितनी है नोट कर ली तुमने स्टूडेंट्स? कोई डाउट किसी को यहां पर? बोलो किसी को कोई डाउट हुआ लेटेंट हीट क्या होती है? और डिफरेंट सॉलिड्स के लिए डिफरेंट होगी। जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी ज्यादा होगी। ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए मॉलिक्यूल को, जाकि उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। सही लगा गलत लगा? बोलो आंसर बताओ। रितिका क्या मैंने सही बताया? समझ में आ गया? यस। अच्छा चलो आगे चलते हैं। आगे भाई एक और चीज आती है जी, बॉइलिंग पॉइंट होता है। कहते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स? लिक्विड को हीट करते हो, लिक्विड को हीट करते हो। देखो आइस the का, minimum temperature at which the liquid हाँ लिक्विड बिकम्स, तो लिक्विड क्या किस में कन्वर्ट होता है? बॉयल करता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। देखो आइस को तुमने हीट किया तो पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताई कि लिक्विड बन गया। फिर लिक्विड अभी हीट कर रहे हो बीकर में, तो एक टाइम आएगा कि वाटर बॉयल करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब वाटर बॉयल करेगा स्टूडेंट्स तो उसे क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पर वाटर बॉयल होता है स्टूडेंट्स? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। बताओ वाटर का बॉइलिंग 100 पॉइंट डिग्री 100 डिग्री है? 100 डिग्रीज 100 डिग्री क्या यूनिट भी तो बताओ। सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस कह रहे हो तुम, उसका इक्वल है 373 केल्विन। चलो इतने टेम्परेचर पर वाटर जो होता है उसके वेपर बनने शुरू हो जाते हैं स्टूडेंट्स। मतलब वाटर की गैस, वाटर वेपर बनने शुरू हो गए, बॉयल होना शुरू हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तो ये बल्क फिनोमेना, मतलब ये जब आप पानी इतना सारा लेते हो, एक मॉलिक्यूल थोड़ी होता है, उसमें कितने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जब आप हीट करते हो स्टूडेंट्स। तो बताओ कि जब बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाओगे क्या टेम्परेचर बढ़ेगा जो आपने थर्मामीटर लगाया था, कि कांस्टेंट हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो फिर बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। सही बताया स्टूडेंट्स तुमने। तो रितिका ने करेक्ट आंसर दिया। अब ये टेम्परेचर जो हीट है फिर वो कहां गई स्टूडेंट्स? फिर उस हीट को हम क्या बोलते हैं? अब ये हीट जो मैं दे रहा था वो कहां जा रही है स्टूडेंट? फिर वो जो इंटरेक्शन था मॉलिक्यूल्स का उसे ब्रेक करने में। अट्रैक्टिव फोर्स, उसे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेरी गुड आंसर गिवन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन स्टूडेंट्स। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी जब सॉलिड मेल्ट होता था, जब वेपर बन रहे हैं तो उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ये भी हिडन हीट है। ये हीट कहां जाएगी? वो लिक्विड से वेपर बनाने के लिए। देखो लिक्विड के जो ड्रॉप्स होते हैं ना, ये देखो जैसे ये पानी है, यहाँ पर पानी है, ये ऐसे वाटर है तुम्हारा, और इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ये जुड़े हुए हैं अट्रैक्टिव फोर्स से। अट्रैक्टिव फोर्स से सरफेस से ये जाने शुरू हो जाते हैं, बाहर निकलेंगे, ये बाहर निकलेंगे, ये मॉलिक्यूल्स उड़ उड़ के बाहर आएंगे, तो वेपर बन रहे हैं। तो देख रहे हो ये वाटर है हमारा इसके अंदर। तो यहाँ पर तुमने इसको हीट किया है स्टूडेंट्स, एक मैंने बर्नर लगा दिया, यहाँ पर हीट कर रहे हो तुम। तो हो क्या रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जब आएगा स्टूडेंट तो क्या होगा कि ये वाटर के जो वेपर हैं जिनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स थी, अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे हुए थे, उसको तोड़ तोड़ के ये बाहर आते हैं, बाहर आते हैं, ये बाहर भागेंगे। तो वो इसकी गैस बननी शुरू हो गई है, ये गैस के वेपर्स बन रहे हैं स्टूडेंट। तो ये सारी जो हीट है उसमें यूज हो जाएगी, उसमें यूज हो जाएगी।
इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, तो इनकी स्टेट को चेंज करने के लिए, लिक्विड को गैस की स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए वो हीट चली जाएगी, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इसकी वाटर के लिए कितनी वैल्यू है स्टूडेंट, बताओ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है वाटर की? तो यहां पर मैंने वैल्यू बताई है तुम्हें, देखो कितनी वैल्यू बताई है। तो वाटर की लेटेंट हीट है 22.5 जूल इंटू 10 पावर 5 जूल पर किलोग्राम। स्टूडेंट्स 22.5 इंटू 10 पावर 5 जूल पर किलोग्राम जो है, इतनी हीट मुझे चाहिए जब मैं वाटर 1 किलोग्राम पानी को 1 किलोग्राम पानी तुमने लिया था, 1 लीटर 1 किलोग्राम पानी होता है, तो उसको तुमने वेपर में कन्वर्ट करना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी हीट चाहिए? 22.5 10 पावर 5 जूल्स। देख रहे हो वैल्यू मैंने कितनी बताई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर की स्टूडेंट, वाटर की कितनी वैल्यू बताई है लेटेंट हीट की? यहां पर हमने दी है, यहां पे लिखी है 22.5 स्टूडेंट्स इंटू 10 पावर 5 जूल पर केजी। तो 22 इंटू 5 इंटू 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 5 ये वाटर की वैल्यू है। तो बताओ कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा हुई या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा हुई? बोलो दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है? वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा है या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू ज्यादा है? किन दोनों में से वैल्यू किसकी बड़ी है स्टूडेंट बताओ? वाटर की ज्यादा है। हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा है स्टूडेंट। अब क्योंकि इसको तोड़ने ये ज्यादा बिल्कुल एनर्जी तोड़ के पानी के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। वहां तो सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो गया था, लेकिन यहां तो लिक्विड मतलब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड को छोड़ के बाहर चले जाएंगे, उसके लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी, तो उसके लिए हीट ज्यादा है। यहां पे आप देख रहे हैं वैल्यू ज्यादा है। तो आप बताओ कि एक बॉइलिंग वाटर है और एक स्टीम है, तो कौन सा ज्यादा बर्न करेगा? आपको बॉइलिंग वाटर डालता हूं और एक बार स्टीम तुम्हारे मुंह पे आती है, बताओ स्वीयर बर्न्स कौन सा करेगा, स्टीम या बॉइलिंग वाटर? स्टीम। क्यों? सर क्योंकि स्टीम के पार्टिकल्स में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, वो ज्यादा रैंडमली मूव करेंगे। वो लेटेंट हीट भी तो है ना उसके पास जो Yes, ऑब्जॉर्व yes. कर रहे थे, ठीक है? तो जो स्टीम है उसके पास ज्यादा हीट है। कौन सी हीट है? लेटेंट हीट भी है। बॉइलिंग वाटर के पास लेटेंट हीट नहीं है, लेकिन जब स्टीम बनी थी तो उसने लेटेंट हीट को ऑब्जॉर्व करके बनी थी। जो स्टीम के अंदर ज्यादा हीट है, मतलब समझ आई? जो स्टीम है ना वो ज्यादा बर्न कॉज करती है, ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में। देन बॉइलिंग वाटर एट द 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब स्टीम बनेगी तो स्टीम के पास लेटेंट हीट भी होगी। तो स्टीम के पास हीट ज्यादा है या बॉइलिंग वाटर के पास ज्यादा है? स्टीम के पास। तो स्टीम तुम्हें ज्यादा बर्न करेगी अगर स्टीम गिर गई तुम्हारे ऊपर। समझ में आई? कभी देखा है जब पानी उबलता है उसके आगे मुंह करोगे तो एकदम कितनी हीट होती है उसमें, पता है? वो मुंह जला देगा। स्टीम जो है वो स्फीयर बर्न्स कर देगी। तो स्टीम के पास बहुत हीट है। कितनी लेटेंट हीट मतलब ऐड हो गई उसके अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के अंदर जितनी थी। तो यहां पर हमें पता लग गया स्टूडेंट की वाटर जो 3 स्टेट्स मैंने बताई, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, तो इनको हम चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे? आपने सॉलिड को हीट किया तो लिक्विड बन गया, लिक्विड को हीट किया तो गैस बन गई, और अगर मैंने गैस को कूल कर दिया तो लिक्विड बन गया, और लिक्विड को कूल कर दिया तो सॉलिड बन गया स्टूडेंट। तो तीनों स्टेट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यस और नो? यस। बताओ। यस सर। अच्छा, यहां तक समझ में आ गई स्टोरी? किसी को डाउट? किसी स्टूडेंट को डाउट है? नो सर। ओके, यहां सबको समझ आ गई कि सॉलिड का लिक्विड बन जाता है, लिक्विड का गैस बन जाता है स्टूडेंट। तो हम इनको कर सकते हैं। यहां तक हमें समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो एक और चीज बता दूं, बाय गॉड, आपने घरों में देखा है कि नेपथलीन बॉल्स होती हैं। क्या होती है? नेपथलीन की बॉल्स। उनको आप बाथरूम में रखते हो फ्रेग्रेंस डाल के, वो जो मतलब बैड स्मेल होती है उसके लिए, और धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाती है। बोलो सही बताया मैंने गलत बताया? क्या तुमने देखी है?
हाँ जी सर। अब वो कहाँ जाती है, नेफ्थलीन कहाँ चले जाती है, वो फ्रेग्रेंस छोड़ती है और चले जाती है, उड़ जाती है, तो कहाँ उड़ती है। तो यहाँ पर हम जो बात बता रहे हैं स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो लिक्विड नहीं बनाते, सीधे ही गैस बना लेते हैं। क्या होता है, सीधी गैस बन जाती है। मतलब सॉलिड था मेरे पास और ये सीधा गैस में चले गया, इसकी सीधी गैस बन गई स्टूडेंट सॉलिड की, इसने हीट को एब्जॉर्ब किया और सीधा गैस में चले गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बताओ। व्हाट वी कॉल व्हेन सॉलिड्स गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं, sublimation. सब्लिमेशन इज द करेक्ट आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट्स। तो सब्लिमेशन हो गई। तो मैंने बताया कि जैसे आपने नेफ्थलीन की बॉल्स का यूज करते हो घरों में स्टूडेंट्स, ये सॉलिड होता है, ये सबलाइम कर जाता है, ये सॉलिड से गैस बन के खत्म हो जाता है, हवा में चले जाता है स्टूडेंट। इस तरह से आप अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है स्टूडेंट्स, ये भी सबलाइम होता है, ये भी सबलाइम होता है। कैम्फर होता है, कैम्फर, ये सारे सब्सटेंसेस होते हैं, ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं स्टूडेंट डायरेक्टली। तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं सब्लिमेशन स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखो, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक कॉनिकल फ्लास्क मैंने लिया, ये एक मैंने लिया चाइना डिश होती है, एक चाइना डिश होती है, एक डिश लिया चाइना डिश स्टूडेंट्स। इसके अंदर मैंने डाला है अमोनियम क्लोराइड। क्या डाला है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड। और इसके ऊपर मैंने एक उल्टा फनल लगाया, आप देख रहे हैं एक फनल लगा हुआ है ऐसे। अब इसको हमने हीट किया है स्टूडेंट, यहां से इसको हमने हीट किया है, यहां से हीट किया है स्टूडेंट्स। ये बर्नर लगा हुआ है हमारा। अब जब इसको हीट करेंगे स्टूडेंट तो देखो क्या होगा कि ये अमोनियम क्लोराइड सॉलिड था, ये लिक्विड तो बनता नहीं, सीधा गैस बन जाती है, ये सबलाइम हो जाता है, गैस बनेगा, गैस ऊपर जाएगी। यहाँ पे कॉटन लगी हुई है, कॉटन का एक प्लग लगा हुआ है, कॉटन प्लग। तो ये गैस बनेगी, जैसे ही ऊपर जाएगी स्टूडेंट तो ये फनल के साथ जमता जाएगा, यहाँ पे जमता जाएगा। तो सॉलिड से ये गैस बना था और फिर गैस से सॉलिड वापस बन गया स्टूडेंट, और ये गैस इसके साथ चिपक गई, यहाँ पे स्टिक कर गई। तो इसको हम बाहर ले लेंगे तो फिर हम अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हुई है, सब्लिमेशन हुई है स्टूडेंट। यहाँ पे वायर गॉज लगाई होती है हमने, वायर गॉज होती है। तो इस तरह से हम सेटअप कर लेते हैं ऐसे ऑपरेटर्स को। तो इस तरह से हमने इसका सब्लिमेशन किया है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हुई है, सब्लिमेशन। ये डायग्राम आपके सामने है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड लिया था सॉलिड में, इसको हमने हीट कर दिया स्टूडेंट्स, ये सबलाइम हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सॉलिड होते हैं जैसे अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर और नेफ्थलीन वगैरह, इन ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट करके हम देख सकते हैं। ये कॉटन प्लग लगा हुआ है, इन्वर्टेड फनल है, अमोनियम क्लोराइड सारा यहाँ आ गया, फनल पे चिपक गया, और इस चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड था स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन हो गई। एनी डाउट, बताओ किसी कोई डाउट आया सब्लिमेशन में? समझ में आ गया? अच्छा, आगे चलते हैं। यहां पर आपके सामने आया स्टूडेंट से क्विज आ गया, क्विज आ गया, कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स करना है स्टूडेंट्स। आपको पहला बताइए, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज इन सॉलिड्स मोर इन लिक्विड्स है मिनिमम। ओके, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर गिवन बाय, क्या नाम था? किसने? रितिका ने बिल्कुल सही आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 आया क्विज में, स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड। बताओ जल्दी आंसर दो, इसका 1 मिनट का वक्त होता है तुम्हारे को आंसर करना स्टूडेंट्स। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बिल्कुल सही आंसर था। किसने दिया, नाम बताओ?
रितिका ने। रितिका का करेक्ट आंसर था। थर्ड में आइए, डिफ्यूजन इज द, डिफ्यूजन क्या होती है? मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। क्या चीज है डिफ्यूजन? इसे क्या बोलते हैं? इंटरमिक्सिंग ऑफ मैटर। हाँ, डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग, और हाँ ठीक है, इसे प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी है हमारी, इंटरमिक्सिंग है, इंटरमिक्सिंग। करेक्ट आंसर गिवन बाय रितिका, 1 नंबर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन, gases, Yes. स्लोएस्ट इन। solid, दोनों का आंसर सही था, 1 नंबर मिला। क्या नाम था, किसने दिया? प्रशांत, सुशांत, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही था। करेक्ट आंसर गिवन बाय तुशांत। अब 5वां क्वेश्चन आ गया तुम्हारे स्क्रीन पर सामने, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज करता है कि किससे डिपेंड करता है? कोई भी चीज को किसी में डिसॉल्व कर रहे हो स्टूडेंट्स, मिक्स कर रहे हो, तो क्या चीज होगी कि इंक्रीज होगा? बताओ। इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग। क्या इंक्रीज करूं तो डिफ्यूजन जल्दी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा? बोलो। टेम्परेचर। करेक्ट आंसर गिवन, करेक्ट आंसर गिवन बाय रितिका, 1 नंबर रितिका को और मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे स्टूडेंट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन। अब कौन सी गैस का डिफ्यूजन फास्ट होता है, किसी का स्लो होता है स्टूडेंट? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? गैस है, वो कहता है इसका डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है, एक गैस है उसका बहुत कम होता है। तो बताओ वो कौन सी प्रॉपर्टी है गैस की जिसके ऊपर रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो अब मतलब बेसिक प्रॉपर्टी बतानी है, वो तो टेम्परेचर से रिलेटेड ही है। लेकिन यहाँ पर एक जैसे डेंसिटी है, किसी गैस की डेंसिटी ज्यादा है, किसी की कम है, तो यहाँ पर ये आउट हो गया क्वेश्चन। डेंसिटी जिसकी गैस की ज्यादा होती है, जिसका मास ज्यादा होता है स्टूडेंट, मास ज्यादा होता है जिसका, जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उसका डिफ्यूजन कम होगा, जिसका मास कम होगा वो ज्यादा फास्ट चलेगा। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो जिसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट आ गया, द एंड ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर डिफ्यूज इनटू वाटर एंड डिसॉल्व इन। हाइड्रोजन, Hydrogen. अरे हाइड्रोजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो डिसॉल्व करती है। चलो, एक्वेटिक प्लांट्स यूज द डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपेयरिंग। क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से एक्वेटिक प्लांट्स? कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में डिसॉल्व होती है, वाटर और ऑक्सीजन भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड से एक्वेटिक प्लांट्स का क्या यूज होता है? जल्दी बताओ, क्या करते हैं? प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? फूड। करेक्ट आंसर, इसका 1 नंबर मिला तुम्हें रितिका, सही आंसर था। फोटोसिंथेसिस पता तो है तुम्हें, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेते हैं, फूड बनाते हैं, वो ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं, जो फिश होती है, एक्वेटिक लाइफ होती है। नोवा आ गया, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड। द प्रोसेस सॉलिड कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स? फ्यूजन। हैं? फ्यूजन। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? द प्रोसेस इन सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड फ्यूजन और मेल्टिंग, और मेल्टिंग एक ही बात है। करेक्ट आंसर गिवन बाय रितिका ने बिल्कुल सही आंसर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। melting point, करेक्ट आंसर गिवन, करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया स्टूडेंट्स तुमने, 1 नंबर मिल गया तुम्हें क्विज में। हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड ग्रेटर विल बी द। बताओ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने फिर डिस्कस किया था। हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस ग्रेटर विल बी द Forces of force attraction. of attraction. Forces. Correct answer given by Ritika and correct answer given by the students, all getting 1 mark here. Question number 12 on the screen students. At the melting point the particles of a solid have sufficient, melting point पे क्या होता है? The solid have sufficient kinetic energy, very good, correct answer has been given. अपना नाम बता दो, बहुत सही आंसर कर रहे हो। दोबारा से क्या नाम था? किसने दिए सारे करेक्ट आंसर? रितिका दे रही है, दूसरा कौन दे रहा है? नाम बताओ।
तो यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, प्रशांत ने करेक्ट आंसर दे दिया। आप क्वेश्चन नंबर 13 आगे आपके स्क्रीन पे, द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? बॉइलिंग। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज गिवन बाय द रितिका। रितिका को 1 मार्क मिला। अब लास्ट क्वेश्चन और तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस। Yes. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, ये तो लिखा ही है वेपर, गैस। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए वेपर और लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड और लिक्विड और लिक्विड वेपर, ठीक है। लिक्विड और वेपर, लिक्विड भी ऐसे होते हैं जो हवा में होते हैं, हवा में होते हैं, जैसे उनको जब हम कूल कर कंडेंस कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे कितने कितने गलत हुए हैं? ये सारे सही थे, हम गलत कितने हुए हैं? 1 2 गलत हुए हैं स्टूडेंट्स तुम्हारे। और फिर तुम्हारे कितने मार्क्स मिल गए? 14 क्वेश्चन आए थे तुम्हारे सामने, 12 आउट ऑफ 14 मार्क्स। एक्सीलेंट। तो यहाँ पर अच्छा रिजल्ट रहा स्टूडेंट्स का, तुम्हारे पास अच्छी नॉलेज थी, तुमने अच्छे क्वेश्चंस का आंसर किया, बहुत अच्छे तरीके से क्विज खेला हमारे साथ। और ज़्यादातर इसका मतलब तुमने जो भी मेरे से लेक्चर लिए समझ आई तुम्हारे को, तुम्हें समझ आ गया। पहले टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं पेपर में, वो सारे तुमने कर लिए। और आज का हम लेक्चर यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और तुम्हें मैंने ये कहा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें ये सारा अपलोड होगा यूट्यूब में, आप लोगों का मेरा कोई सारा उसमें आएगा, तो उसको आप कर लीजिए। और हमारे ये इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आने वाले जो और भी लेक्चर्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, NTSC में आने वाले हैं, जिन्होंने स्कॉलरशिप का एग्जाम देना है स्टूडेंट्स ने। कितने बच्चे दे रहे हैं NTSC का पेपर, स्टूडेंट एग्जाम स्कॉलरशिप का? वो दे रहा है आप में से? तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन आंसर तुम्हारे बहुत काम के हैं, लेक्चर्स जितने भी हैं इनको सुनना बहुत जरूरी है, इसमें बहुत कुछ है। देखो आप सब्सक्राइब करिए, ये चैनल का नाम है, देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, केमिस्ट्री डिकोडेड, ये लगा हुआ है डैश, और यहाँ पे है सुनील सीकरी। इसको आप सब्सक्राइब करिए तो आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे स्टूडेंट, ये वाला भी मिल जाएगा जो आज हमारा तुम्हारा हुआ है, जो आज हमारा तुम्हारा क्विज का कंटेस्ट हुआ है और जो सेशन हुआ है, ये भी सब मिल जाएंगे उसके अंदर। तो आपको 9th क्लास के बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे उसके अंदर, मैं ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे से पढ़ रहे हैं। तो आप लोग फिर इसको कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइए हमारे कोर्स में, ताकि हम और ज़्यादा लेक्चर अच्छे बनाएं, और अच्छे लेक्चर बनाएं, और ज़्यादा आपको पढ़ाएं, और ज़्यादा नॉलेज आपको दें, नॉलेज दें, साइंस दें, ताकि आपको साइंस समझ में आ जाए स्टूडेंट। हमारा मकसद है साइंस की नॉलेज आप तक पहुंच जाए। जो भी आप डेली चीज़ें खाते हो, पीते हो, घर में काम करते हो, सब साइंस चल रही है, तो साइंस की नॉलेज हो जाए। अगर कोरोना वायरस आया तो उससे कैसे बचना है, वो भी साइंस से ही काम चल रहा है, साइंस का ही हम यूज़ कर रहे हैं। कैसे तुम हाथ धोते हो, कैसे तुम अपना मास्क पहनते हो स्टूडेंट, कैसे घर से दूर रहते हो, बाहर नहीं निकलते, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें कर रहे हो, साइंस ही है ये सारी। और उनकी जो मेडिसिन बन रही हैं, जो आने वाले वैक्सीन हैं, वो सब साइंस वाले ही कर रहे हैं, पूरी रिसर्च चल रही है, तो वो पूरी लेबोरेटरी इसमें बायोकेमिस्ट्री और ये सब चल रही है, जिससे वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो आप लोगों को फिर मैं समझता हूँ कि आप फिर हमारे साथ जुड़िए, और हमारा जो भी वीडियोज़ हैं उनको शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को गैदर करिए, ताकि हम और ज़्यादा नॉलेज साइंस की आप तक पहुँचा सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक साइंस की नॉलेज पहुंचे, ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। तो आपकी जरूरत मदद करें अपने फ्रेंड्स की, कि वो ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करें जहां पर साइंस अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही है, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर क्विज वगैरह सब होंगे मेरे साथ। बताओ किसी को कोई डाउट है अभी तक? So, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में? डायरेक्ट लाइव इंटरेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। यहां तक तुम्हें समझ आया? कैसा रहा लेक्चर? अच्छा रहा? बताओ, तुम्हें मजा आया पढ़ने में? बोलो।
पढ़ने में कैसा लगा? सारे क्वेश्चन तुमने आंसर किए, 2 गलत रहे। तो ओके बाय, फिर मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट सर हाँ बोलो। सर मैं बोल रही थी कि आप सेकेंड ऑर्गेनिक स्टार्ट कब कराओगे? ऑर्गेनिक पहले पढ़ना चाहते हो? हाँ जी सर। मतलब कार्बन वाला? हाँ जी। तो नहीं ठीक है, हाँ बोलो। नहीं सर, मेरी तो 12th है ना। 12th तो आज क्लास मैं ले नहीं रही है, तो 9th की क्लास हो रही है। सर मेरे को पता है, आपने मेरे को कल बोला था 11 o'clock ज्वाइन नहीं करना। अरे वो 9th का आज मेरा क्लास था, वो कॉलेज, ये बच्चे स्कूल के हैं, 9th क्लास थी तो वो हाँ मैं, सर, अच्छा मैं मैं तो आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में। ओके अच्छा, मैं मतलब समझ नहीं आई, मेरे का तुम्हारा कोई मैसेज नहीं है मेरे पास, तो मैंने सोचा कि वो, अच्छा मेरे को नहीं पता लगा, तो वो मैं बाद में बताता हूँ। आज मेरी बहुत सारी क्लासेस हैं, सारा दिन 8 से वो चलनी है रात तक। मैं तुम्हारे को अब शेड्यूल भेजूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके 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 okay students, I hope to see you in my next class. You can subscribe our YouTube channel and get more than 350 video lectures free of cost for those students who are appearing for NTSC medical IIT engineering classes. It will be good for them. Bye bye, see you all in my next class students. Okay.